हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज टीपी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन नंबर 6 का पोर्शन हम देखेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि सेक्शन नंबर 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत बताया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन व्यक्ति है सेक्शन नंबर 7 के साथ, उसका ऑपरेशन सेक्शन नंबर 8 के साथ, और क्या ओरल ट्रांसफर भी हो सकता है सेक्शन नंबर 9 के साथ हम देखते हैं। जबकि सेक्शन नंबर जो 10 है, 11 है, 12 है, वो सब कंडीशन की बात करते हैं और जो है कंडीशन के साथ जो है ट्रांसफर वैलिड होता है और कंडीशन वॉइड होती है। आज इन सब सेक्शनों में जो हम ट्रांसफर की डेफिनेशन तो हम पहले देख चुके हैं, उसे फिर से नहीं देखेंगे, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल है, ये चीज हमें देखनी है। ये वाला पोर्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर जो है 6 के साथ। अच्छा, इसी प्रकार का एक पोर्शन जो है वो हमने जो है सेक्शन नंबर जो हम देखते थे वो 60 जो है सीपीसी के अंतर्गत देखते थे, जिसमें हम जो है अटैचमेंट का पोर्शन जो है देखते थे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनका अटैचमेंट हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अटैचमेंट नहीं हो सकता है ना, कुर्की के अधीन है, कुर्की के अधीन नहीं है। उसी के जैसा एक ये पोर्शन है कि अगर आप टीपी एक्ट के अंतर्गत जो है आप जानते हैं कि टीपी एक्ट इंटरवाइवाज काम करता है और एक्ट ऑफ द पार्टीज के साथ काम करता है, और वहां पर जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर का मेन काम है। और यहां पर जो है हालांकि जो है वो 8 चैप्टरों में जो है टीपी एक्ट को डिवाइड किया गया, लेकिन मेन पोर्शन जो है जिसके अंतर्गत सेल है, जिसके अंतर्गत मॉर्गेज है, जिसके अंतर्गत लीज है, इन सभी में इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोर्शन नॉर्मली रहता है। लेकिन यहां पर हमें जो है वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, हमें देखना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, क्या वो ट्रांसफरेबल है या नहीं है। तो सेक्शन नंबर 6 को पहले देखते हैं क्या कहता है। टीपी एक्ट जिसे आप संपत्ति अंतरण अधिनियम कहते हैं, उसका सेक्शन नंबर 6 को हम देखेंगे। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6, धारा 6 के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ट्रांसफरेबल हैं। यहां पर आपने साफ कर दिया जो हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 6 के साथ। पहले हम इधर देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब साफ है किसी भी प्रकार की संपत्ति अंतरित की जा सकती है, वो चाहे लैंड हो, वो हाउस हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो मनी हो, कोई भी चीज आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात आपने साफ कर दी सेक्शन नंबर 6 के साथ कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, किसी भी प्रकार की संपत्ति अंतरित की जा सकती है, ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा पोर्शन है एक्सेप्ट द फॉलोइंग 10 प्रॉपर्टीज, सिवाय निम्न 10 संपत्तियों के, सिवाय 10 प्रकार की संपत्तियों के। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत कितने प्रकार की प्रॉपर्टी है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, कितने प्रकार के जो है वो प्रॉपर्टीज हैं जिन जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जिनका ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर जो है वो जो 6 है टीपी एक्ट के अंतर्गत, तो हम जो है 10 पे निशान लगाते हैं, वो 10 प्रॉपर्टीज हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली एक बात है चांस ऑफ सक्सेशन या चांस ऑफ सक्सीडिंग। इसका मतलब साफ है कि अगर आप टू एन स्टेट, आपको संपत्ति में उत्तराधिकार की संभावना है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, मेरे फादर ने बहुत माल कमा रखा है, मैं बहुत बड़े अधिकारी का बेटा हूं, मेरे फादर जो है वो जमींदार थे, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, मैं ये जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास आएगी, मैं इसे बेच देता हूं, मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूं, मैं इसका एग्रीमेंट कर देता हूं, तो आपने कहा कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये जो आपके पास जो चांस है, जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है। केवल पॉसिबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वसीयत की संभावना हो सकती है। मान लीजिए उसे लगता है कि मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूं और मेरे माता पिता जो है वो या मेरे दोस्त या कोई और आदमी जो है वो मेरे ही लिए जो है वो उसे जो है वसीयत करेंगे, विल करेंगे, इंटरस्टेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, मैं जो है उस प्रॉपर्टी को जो है वो इस जो है वो करूंगा। प्रॉपर्टी को आप कर सकते हैं जब आपके पास आ जाए, अभी केवल पॉसिबिलिटी है, अभी हुई नहीं है, तो पॉसिबिलिटी को यहां भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। या फिर एनी अदर पॉसिबिलिटी या इसके अलावा भी कोई संभावना है प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो संभावना भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो चीजें आपके पास एग्जिस्टिंग हैं आप उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, जो चीज आपके पास एग्जिस्टेड नहीं है, केवल पॉसिबिलिटी है, जिसका केवल चांस है, तो उस चांस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 उस बात को रेस्ट्रिक्ट करता है, ये बात आपने साफ कर दी।
अब समस्या एक ये है कि इसके साथ सेक्शन नंबर जो है 43 को जब हम देखते हैं टीपी एक्ट में, टीपी एक्ट का सेक्शन नंबर जो है वो 43 को जब हम देखते हैं और वहां पर देखते हैं फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोपल, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोपल। जब हम जो है अनुदान द्वारा विबंध के सिद्धांत को देखते हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहां तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसके कॉन्ट्रेरी चीज कही गई, ये क्या हो गया? तो यहां पर वो आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस है। वहां जो है एक व्यक्ति मान लीजिए वो ये कहता है कि ये जमीन मेरी है, ये लैंड मेरी है, और वो उसका एग्रीमेंट करता है, वो सेल आउट करता है। दूसरा व्यक्ति जो है जिसे आप ट्रांसफेरी कहते हैं, वो पूछता है, वो एक तरह से रीजनेबिलिटी को दिखाता है और वो पूछता है भाई क्या इसी की जमीन है? तो लोगों ने बताया हाँ इसी की लैंड है भाई, इन्हीं की है ये तो, और वो पैसा देके जो है वो विद कंसिडरेशन गुड फेथ में उसे जो है परचेज कर लेता है। बाद में वो व्यक्ति जो सेलर है वो ये कहता है जी जमीन तो मेरे नाम है ही नहीं, जमीन तो मेरे फादर के नाम है, मैं तो दूंगा ही नहीं, मेरे पास तो थी, मैं कैसे बेच दूंगा? ये उसके फादर कहने लगे भाई इसकी कहां जमीन है, ये कैसे बेच देगा? तो इसका मतलब साफ है कि ये वाला जो पोर्शन आपने निकाला ये आपको दिखाई पड़ा कि भाई ये भी तो संभावना है, तो आपने कहा ये संभावना नहीं है, ये फ्रॉड है, आप फ्रॉड से ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो व्यक्ति मिस्टेक में ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये तो इरोनियसली कर रहा है, या फ्रॉडुलेंटली ऐसा कर रहा है, भूलवश कर रहा है, या फिर जो है जानबूझ कर रहा है, और यहां पर अगर आप उसे इसका लाभ देंगे तो फिर तो जो है उसे बेनिफिट मिलेगा। तो वहां पर कहा गया कि यहां पर फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोपल लागू होगा, और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा, अगर आने वाले समय उसके पास प्रॉपर्टी आती है तो वो उस प्रॉपर्टी को उसे देगा, उसे सेल आउट करेगा। ये बात आपने साफ कर दी। ये जो है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोपल का रहेगा। ट्रांसफरी के पास राइट रहेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे कंपनसेशन ले ले, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखे और जो है उस प्रॉपर्टी का वेट करे, जैसे उसके पास प्रॉपर्टी आएगी तो उससे उसे रिसीव करे। ये जो है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोपल का कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन नंबर 43 में हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर जो है जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं सेक्शन नंबर 6 के साथ चांस ऑफ सक्सेशन सक्सीडिंग टू एन स्टेट। आपने कहा कि देखिए संपदा के उत्तराधिकार की संभावना या वसीयत संबंधी संभावना या एनी अदर पॉसिबिलिटी, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां पर हमने जो है वो पोर्शन देख लिया। एक नंबर हुआ कि चांस को जो है ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा जो बात है वो है मेयर राइट टू री एंट्री। इसका मतलब मात्र उत्तराधिकार मात्र पुनः प्रवेश, मात्र पुनः प्रवेश के अधिकार को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, सिवाय एक्सेप्ट द ओनर, जो है सिवाय मालिक के। इसका मतलब अगर स्वामित्व जो स्वामी है, स्वामी के सिवाय, स्वामित्व नहीं स्वामी के सिवाय अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो एक अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली आपने साफ कर दिया आप किसी को जो है पुनः प्रवेश का अधिकार जो है नहीं देंगे। इसका मतलब साफ है कि मान लीजिए मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको लीज पे दे रहा हूं और लीज के लिए जो है आपने साफ कर दिया जो पुनः प्रवेश का मतलब फिर से कब्जे का अधिकार, फिर से कब्जे का अधिकार जो मालिक है उसके लिए तो हो सकता है कि अगर इसने शर्त भंग की, ऐसा किया तो भाई ये मालिक के पास चली जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन वहां पर जो है उसके लिए लेजी के लिए जो है ऐसा पोर्शन नहीं हो सकता। लेजर जो है अगर वो मालिक है तो फिर उसके लिए हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लेजर भी मालिक ना हो, मालिक कोई और व्यक्ति हो, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। केवल मालिक के लिए कंडीशन लग सकती है कि अगर कंडीशन का वायलेशन किया तो राइट टू री एंट्री उसे मिल जाएगा। अदरवाइज केवल जो है पुनः प्रवेश का अधिकार, केवल मेयर राइट टू री एंट्री को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका था। पॉइंट नंबर 3 आपने साफ कर दिया कि देखिए अगर जो ईजमेंट है, ऐसा तो नहीं है जो ईजमेंट होता है, ईजमेंटरी जो राइट होते हैं वो प्रॉपर्टी के साथ जो है वो अटैच होते हैं, अलाइंड होते हैं। वो जो है अगर इमोल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड हो चाहे वो हाउस हो, उसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं और उसी हाउस के साथ उसी लैंड के साथ वो ट्रांसफर भी होते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि लैंड मेरे पास रहे, हाउस मेरे पास रहे और मैं अकेले खाली मेयर ईजमेंट को जो है वो ट्रांसफर कर दूं तो ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। तो तीसरे नंबर पे ईजमेंट को भी आप खाली ईजमेंट को जो है अगर आप लैंड से जो है अपैरेंट फ्रॉम द जो है लैंड और हाउस अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पोर्शन है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। संपदा में निर्बंधित अधिकार। अगर निर्बंधित अधिकार है इसका मतलब साफ है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है। मान लीजिए एक वुमन है जिसपे जो है रेस्ट्रिक्टेड जो है इंटरेस्ट जिसे दिया जा सकता है, कोई ईसाई जो है वुमन
हो सकती है, कोई पारसी हो सकती है, कोई जो है आपने साफ कर दिया ऐसी कोई महिला है जिसे कहा गया कि केवल विवाह के दौरान में, मैरिज के दौरान में, केवल मैरिज के स्टेटस के लिए आपको ये प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपने साफ कर दिया। क्योंकि सेक्शन नंबर 10 कहता है कि कंडीशन जो है मुस्लिम महिला पे, हिंदू महिला पे, बुद्धिस्ट पे, जैन पे, इन पे तो लगाई नहीं जा सकती। तो इसका मतलब पारसी पे जो है, ईसाई पे, है ना, तो इन पे जो है वो आपने साफ कर दिया। क्रिश्चियन पे जो है, जीव पे, इन सब पे जो है लगाई जा सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन लगाई है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट किया है, तो फिर वो केवल उसी के लिए है, वही उसे यूज कर सकता है। तो जब उस पे उसे ही एब्सोल्यूट राइट नहीं है तो फिर वो आगे ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मतलब वो हित केवल उसी के लिए जो है वो आपने साफ कर दिया, निर्बंधित है, तो वो आगे उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। इसका मतलब साफ है भावी भरण पोषण का अधिकार। इसका मतलब साफ है कि जो भावी भरण पोषण का अधिकार है, अभी तो आपका मेंटेनेंस का राइट शुरू भी नहीं हुआ, फ्यूचर में राइट है आपके पास, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। भविष्य में जो आपका भरण पोषण का अधिकार है, उस शादी के बाद जो है वो मेरा मेंटेनेंस होगा, ये मेंटेनेंस होगा, मैं उसे ट्रांसफर करता हूं। तो पहले से पहले आप जो है जो फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है, आप उसे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये बात आपने साफ कर दी। नेक्स्ट है मेयर राइट टू शो, वाद लाने का अधिकार। देखिए, अगर जो है वाद लाने का अधिकार मात्र, अगर आप कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ जो उसके राइट्स होते हैं, चाहे वो वाद लाने का अधिकार हो या एनी अदर राइट हो, वो राइट भी ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि केवल मेयर राइट टू शू को जो आप ट्रांसफर कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर्टी के साथ ही हो सकता है ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं होगा। सेक्शन नंबर 10 ने डिनाई किया है टीपी एक्ट के अंतर्गत, ये बात आपने साफ कर दी। सेक्स जो है 7th नंबर पर आपको कह रहा है पब्लिक ऑफिस और सैलरी। आपने कहा लोकपद या वेतन। मान लीजिए आज आप जज बन जाते हैं या जो है वो कोई अधिकारी बन जाते हैं और आपका मन नहीं कर रहा है अब जज बने रहने के लिए या अधिकारी बने रहने के लिए, और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं इसे जो है 1-2 लाख रुपए में देकर उसे भेज दूं, 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में। किसी को कहने लगे चलो जी मैंने मेहनत करी थी, मैं जज बना, अब आप जो है बन जाओ, लाओ 50 लाख रुपए, तो आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप अगर पद पे बन गए हैं, पब्लिक ऑफिस आपको मिला है, आप डीएम हैं, एसडीएम हैं, इसीलिए तो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर बिजनेसमैन है, आदमी बिजनेस कर रहा है, तो उसके जो बच्चे हैं उनके पास वो सारी पॉसिबिलिटी बनी रहती हैं। जैसे ही फादर रिटायर्ड होंगे तो जो है बच्चों के पास वो दुकान, वो शॉप, वो फैक्ट्री आ जाएगी, वो उसे वहीं से आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप जो है कंपटीशन की लाइफ में हैं, आप मेहनत करके डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, जज बनते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपके बच्चे ऐसा करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो है उन्हें भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें भी कंपटीशन को क्रैक करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये भी बात आपने साफ कर दी कि जो पब्लिक ऑफिस है या जो सैलरीज हैं, जो लोक पद है, वेतन है, वो भी आपने साफ कर दिया कि वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होगा, उसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन है स्टिपेंड्स हैं, अलाउंसेस हैं ऑफ आर्मी। आपने कहा देखिए आर्मी हो सकती है, कोई नेवी हो सकता है, कोई एयरफोर्स हो सकता है, जो भी जो है आपने साफ कर दिया। सेना से संबंधित तीनों सेनाओं की बात है, उनके कोई स्टिपेंड्स हैं, कोई अलाउंसेस हैं, आपने कहा वेतन है, भत्ते हैं, जो भी चीजें हैं आपने साफ कर दिया, वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है, उनका भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहां पर जगह नहीं होने की वजह से जो है केवल इंग्लिश में लिख दिया है, तो ये आपने साफ कर दिया स्टिपेंड्स, अलाउंसेस ऑफ आर्मी। आर्मी के अंतर्गत नेवी भी है, जो है आर्मी भी है, और जो है एयरफोर्स भी है, तीनों के लिए आपने साफ कर दिया। और नेक्स्ट नंबर कहता है कि विच नेचर अगेंस्ट द ट्रांसफर और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब साफ है, कई सारी चीजें आपको बताई। आपने कहा कि देखिए अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने साफ कर दिया जिसका नेचर ही ट्रांसफर के लायक नहीं, जो जिसकी नेचर ही अगेंस्ट द ट्रांसफर है, इसका मतलब जो है वो ट्रांसफरेबल है ही नहीं, नेचर से ट्रांसफरेबल ही नहीं है, तो फिर आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिसका कंसिडरेशन, जिसका ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल है, तो उसमें भी जो है आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, अवैध उद्देश्य के लिए, नॉर्मली अवैध उद्देश्य कौन से हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 23 के अंतर्गत देखते हैं, जो आपने देखा भी था, वो सेक्शन में करा चुका हूं। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है आपने साफ कर दिया कि विच नेचर अगेंस्ट द ट्रांसफर और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट है चार्ज ईटीसी अपॉन द लैंड। मान लीजिए जो है किसी भूमि पर जो है कोई राजस्व है, आप मालिक हैं और जो है उस पर जो है कोई देनदारी है, कोई भार है, तो आपको नॉर्मली पहले वो जो है जो रेंट है, जो उसका रिवेन्यू है, वो पहले पे करेंगे, तब आप जो है ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उस पर वो एज ए चार्ज काम करेगा। आप उसे तब तक जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई जो है कोई टीनेंट है, भिखारी है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो भी उसे जो है आगे हित को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 10 नंबर जो है एक तरह से वो चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर चार्ज है वो भी एक तरह से पहले उसे पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि टीपी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन नंबर 6 है, और 6 के अंतर्गत वो सेक्शन जो
जो है 6 में 10 प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अलावा हर एक प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल है, और 10 प्रॉपर्टियों में एक तो चांस ऑफ सक्सेशन है, दूसरा मेयर राइट टू री एंट्री है, ईजमेंट है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, फ्यूचर मेंटेनेंस है, मेयर राइट टू शू है, पब्लिक ऑफिस जो है, स्टिपेंड जो है, सैलरी ईटीसी है, जो है स्टिपेंड्स अलाउंसेस ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, और विच प्रॉपर्टी विच नेचर अगेंस्ट द ट्रांसफर जो है, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और चार्ज ईटीसी अपॉन द लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार से हमने जो है वो 10 प्रकार की प्रॉपर्टी देखी जो ट्रांसफरेबल नहीं है, बाकी हर एक प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। दूसरी बात, अभी हमें इसमें ये भी देखना है कि कौन कौन सी चीजों को जो है टीपी एक्ट ट्रांसफर मानता है, किसे नहीं मानता। जैसे कि आप सरेंडर करते हैं तो सरेंडर को जो है ये ट्रांसफर नहीं मानता है। जैसे कि आप जो है वो डिवाइडेशन करते हैं, पार्टीशन करते हैं, तो पार्टीशन को भी ये अपने आप में जो है ट्रांसफर नहीं मानता है, उसे भी अंतरण नहीं मानता है। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं मानता है। लेकिन यहां पर जो सेक्शन नंबर जो 6 था उसमें ये 10 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। आप चैनल को देखते रहिए, और जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि इसे एक्सप्लेन करना है उसका मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।